हेलो एवरीवन। सो आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ सीईपीएफ 2025 आप लोगों में हिम्मत नहीं हो रही होगी आंसर मिलाने की, लेकिन फिर भी आंसर मिलाने बहुत जरूरी है बिकॉज इसके बाद ही आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अपना तय कर पाओगे कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अपकमिंग सीडीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आपके और कोई एग्जाम है उस पर फोकस करना चाहते हो। तो जितना जल्दी हो सके आज ना देखो तो कल जरूर देख लेना, आंसर की मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है एक गलत उम्मीद में ना रहें। अगर आपको लगता है कि आप पिछले साल की कट ऑफ के आसपास हो कहीं तो आप सच में क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उससे भी बहुत ज्यादा कम है, 20 नंबर का अंतर है, तो आप थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। नाउ इसमें दो तीन चीजें ये हैं, इस आंसर की को प्रिपेयर करने में पूरा दिन हमारा लग गया है। बहुत सारे सोर्सेज को हमने फॉलो किया है, हमने एआई की भी हेल्प ली है, हमने बहुत हेल्प ली है जिसकी भी हेल्प हो सके सो दैट इस आंसर की को हम करेक्ट बना सके, मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट एक्यूरेट बना सके। नाउ सी फाइनल आंसर की जो होगी यूपीएससी की वो डिफरेंट होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस में हमेशा होता है, चाहे कितनी भी करेक्ट आप आंसर की दे लो, कमीशन के कुछ आंसर्स हमेशा डिस्प्यूटेड होते हैं, हमेशा होते हैं ना। तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ऑफिशियल आंसर की मे बी फ्यू क्वेश्चंस वुड बी डिफरेंट एंड दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी जो आंसर की होंगी वो भी अलग होने वाली है। मुझे नहीं पता वहां पे कौन पढ़ाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, किससे उन्होंने आंसर की बनाई है, सिर्फ चैट जीपीटी से निकलवा ली है, कैसे करवाई है, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बैठ के इसको तैयार किया। तो मेरी आंसर कीज के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरा आंसर उनकी आंसर की से नहीं मिलता है तो आई एम नॉट लाइबल कि उसमें ये लिखा है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये दिया है, आपने ये दिया है। उस चीजों पे कोई फायदा नहीं है डिस्कशन का। आप जो है अपने हिसाब से अपने आप करेक्ट कर लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं वो काफी एक्यूरेट आंसर की है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो रेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा कि कहां पे क्या लिखा है कहां पे नहीं लिखा है। समझदार होगे तो अपने आप जो है आप आंसर की तक पहुंच जाओगे। नाउ कमिंग टू द डिवीजन, इसी साल किस हिसाब से क्वेश्चंस के डिवीजन हुआ है। पॉलिटी में 8 है, ज्योग्राफी में 16 है, मॉडर्न हिस्ट्री में 7 है, एंशिएंट मिडाइवल में 14, आर्ट एंड कल्चर के अंदर 35, मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर 15 और इकोनॉमिक्स के अंदर 10 है, करंट अफेयर्स के अंदर इंक्लूडिंग कंप्यूटर जिसमें 5 क्वेश्चन है 16, मिससेलेनियस के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपका सब्जेक्ट जो है वेटेज रहा है 2025 के अंदर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, 2025 के अंदर सेट ए के अंदर पहला क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। क्वेश्चन यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड है। इट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023। डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2023 के अंदर जो है ये मिशन स्टार्ट हुआ था। सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पे यूपीएससी ने आपको फंसा दिया। और मैं आपको बताता हूँ हमेशा इसी हिसाब से एक दूसरी मिनिस्ट्री का काम तीसरी को दिया जाता है और यूपीएससी आपको यहीं पे फंसाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चा, आपका आंसर क्या है? ओनली वन। सो ओनली वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड पोलैंड have agreed to implement the Indo-Poland strategic partnership in terms of a 5-year action plan. आइडेंटिफाई द करंट 5-year एक्शन प्लान। कौन से एक्शन प्लान के अंदर हुआ है? ये रिमेंबरेंस बेस्ड है माय डियर, इट इज अ टोटली रिमेंबरेंस बेस्ड। इसके अंदर आप कुछ भी हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसका आंसर जो होने वाला है दैट इज सी, एक्शन प्लान 2024 टू 2028 आपका इसमें आंसर रहेगा। इंडिया और पोलैंड के बीच में जो इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड वाज गिवन टू whom? किसको यह अवार्ड दिया गया था? इट was given to प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मा भान, ठीक है, पद्मना भान। तो इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था ऑन द कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, इसके हिसाब से इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, विल मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। अब देखो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली स्टेटमेंट इसके अंदर देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू इट एम्स, ग्रामीण भारत महोत्सव का क्या एम रहा है? इट एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग रूरल पॉपुलेशन। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अनदर इज इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें डीप में डिस्कशन बाद में करूंगा, लेकिन अभी आप आंसर देख लीजिए। आंसर इसका क्या है? बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है द 2024 OPCW। OPCW stands for Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. The Hague Award has been conferred upon which one of the following organization? किस ऑर्गेनाइजेशन को हेग अवार्ड मिला था अंडर दिस OPCW 2024? अगर इसका आंसर मैं बताऊं, आंसर इज इंडियन केमिकल काउंसिल इज द आंसर, ठीक है। 5 का कौन सा आंसर है?
फिफ्थ का ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टार्ट किया था उसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। अभी आप ध्यान से देखोगे पूर्वोदय है, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से दैट इज मोर ईस्टर्न, जो भी ईस्टर्न स्टेट्स है मोस्टली उनकी तरफ ये जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नाउ इसके अंदर ध्यान से देखिए आंसर वैसे आपका छत्तीसगढ़ है, इसके अंदर जो सा पार्ट नहीं है अंडर दिस पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर हम बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उस एरिया के अंदर फास्ट डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to national manufacturing mission is or are correct। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट है इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट है इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज वैसे तीनों ही जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके साथ क्या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है मिशन है मैन्युफैक्चरिंग मिशन सपोर्ट करेगा क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को, और इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट जो है इसके अंदर करेक्ट है। तो योर आंसर इज डी आंसर है। तो नेशनल मिशन जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, जॉब क्रिएशन करने वाले हैं, राइट। एमएसएमई पे फोकस है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस है। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट। इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज द घमतापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। हालांकि ये पता नहीं क्या पूछा यूपीएससी ने इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स, हालांकि इट इज मोर ऑफ फैक्चुअल बेस्ड, काफी फैक्चुअल बेस्ड है। कहाँ पे है घमतापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? इट इज बेसिकली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जल्दी से आगे आ जाते हैं। दिस लाइज इन उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है ध्यान से देखो, क्योंकि अभी हमारे सामने क्या था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। अब इसने पूछ लिया पुराने वॉर्स इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो भी हुए थे, ठीक है। पहला देखिए ऑपरेशन मेघदूत, इतना तो मुझे पता था, ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर हुआ था। दूसरा बताइए ऑपरेशन सफेद सागर, ये भी मुझे पता था, कारगिल के दौरान हुआ था। इंडियन एयरफोर्स का ये ऑपरेशन है। जनरली हम जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराते हैं तो वहां पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं सफेद सागर रिलेटेड, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। अब मुझे ये तो पता लग गया 1984 और 1999, और मैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाऊंगा तो मुझे इतना जरूर पता लग गया कि 3 के बाद 4 आएगा। 3 के बाद 4 किस किस में है? 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। अब बात कहाँ आती है कि ऑपरेशन रिडले कहाँ है? रिडल 1964 वॉर के अंदर हुआ था ये, 1964 ऑपरेशन रिडल। अब आता है ऑपरेशन कैक्टस लिली, इट वाज इन 1971, ठीक है, 1971। तो सबसे पहले आपका क्या आया? 2, फिर 1, फिर आपका आता है 3, फिर 4। ऑप्शन आपका क्या बन गया? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are correct about recently elected chancellor of Germany, Mr. Friedrich Merz। पहली स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड, ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग। अभी देखिए मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको पहले क्वेश्चन दिया होता है और उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी होती है, वो स्टेटमेंट उसका कॉन्ट्राडिक्ट है तो समझ जाइएगा वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो उन्होंने बोला रिसेंटली इलेक्टेड है चांसलर जर्मनी का और बोले पहले राउंड में हार गया, दैट स्टेटमेंट इज इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट गलत है, आप इसको रॉन्ग मार सकते हो। हालांकि क्वेश्चन ये भी सजेस्ट कर सकता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आने वाले जितने भी राउंड थे उसमें वो जीते, लेकिन पहले राउंड के अंदर वो जो थे लूज कर रहे थे, हालांकि इसके प्रोबेबिलिटी कम है। सेकंड इज हिज कोalition इंक्लूड्स क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन, हालांकि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? 10th बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेचर ऑफ गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी आर करेक्टली मैच। हालांकि जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स मैराथन दी थी उसमें मैंने बताया था कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड इन इलास्टिक होती है तो क्या होती है, प्राइस जब इन इलास्टिक होती है तो क्या होती है, प्राइस इन इलास्टिसिटी, ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो अगर वो आपने वो ढंग से देख लिया होगा तो आप आंसर तक वैसे ही आ सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, नेचर ऑफ गुड्स, ध्यान से देखो, अगर नेचर ऑफ गुड जो है नेसेसरी है, लग्जरी है, इंफीरियर है, तो उनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, नेसेसिटी की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है 0 से 1 के बीच में होती है, लग्जरी की मोर देन 1 होती है, इंफीरियर की नेगेटिव भी होती है, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव,
यहाँ पे मोर देन 0 लिखा है, बट जनरली आपको नेगेटिव मिलेगी इंफीरियर गुड्स की। तो थर्ड आप ड्रॉप करोगे जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा 1 एंड 2। ऑप्शन इज सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ फर्म्स इज और आर करेक्ट। तो रिलेशनशिप किसके बीच में पूछ रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टाइप्स ऑफ फर्म्स इज और आर करेक्ट। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हमने जब इकोनॉमिक्स की मैराथन की थी उसके अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। पहली स्टेटमेंट बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद अ कॉम्पिटिटिव फर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। जो आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ये कॉम्पिटिटिव फर्म से एसोसिएटेड होती है। दूसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जो है वुड इंप्लाई जीरो रिस्पॉन्सिवनेस, नॉट टिपिकली ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर डिमांड इज इलास्टिक बट नॉट इनफाइनाइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। सो द आंसर इज ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कैट इज अ ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स the basis of two nations emerging in trade. Which among the following statement regarding the theory is not correct? इसमें से not correct statement आपको जो है ढूंढनी है। तो इसका आंसर तो वैसे सी है। According to CAT, the nation which does not have absolute advantage in any goods cannot benefit from trade. ठीक है, तो ये गलत है। रिकार्डो ने जो प्रिंसिपल दिया था, रिकार्डो हैज सेड that even without absolute advantage इन कंट्रीज को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो लोअर अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट जरूर है इनके पास। तो आंसर सी हो गया इसका। सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट है, मैच द फॉलोइंग आपको इसमें करना है। नाउ आपको यहाँ पे ऑर्थर दिए गए हैं, यहाँ पे बुक दी गई है, और ऑथर कौन है? सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अमर्त्य सेन एंड अभिजीत। मुझे अमर्त्य सेन का तो पता है इन्होंने क्या बुक लिखी है, और अभिजीत बनर्जी जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रिसेंटली, तो मुझे पता है इन्होंने पुअर इकोनॉमिक्स लिखी थी। तो 4 का 1 आई एम कंफर्म। 4 का 1 किस किस में है? डी का 1, 2 ऑप्शन है आपके सामने, बाकी 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब अमर्त्य सेन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर इफ यू सी का 3 किस में है? देयर, यहाँ पे बी के अंदर। ठीक है, सी का 3। तो आपका टोटल आंसर क्या यहाँ पे बन गया? A2, B4 एंड C3 अमर्त्य सेन एंड D1। आपका आंसर क्या क्या बन गया यहाँ पे? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट आपको अगर ये दोनों चीजें पता है तब भी आप काम कर सकते थे। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज was the theme of meeting conveyed in 2025 under the aegis of। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 1, राइट? करेक्ट आंसर इज ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो फटाक से आप जो है इसके अंदर आंसर देख लीजिए। अब मैं थोड़ा पेस अप करता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंदिनी सहकार स्कीम। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। नंदिनी सहकार स्कीम, नंदिनी सहकार स्कीम्स में पहली स्टेटमेंट है द स्कीम इज एम्ड एट असिस्टिंग वुमेन कोऑपरेटिव्स टू टेक अप बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन एक्टिविटीज अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC। उससे रिलेटेड है। सो स्टेटमेंट 1 इसके अंदर करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। लेकिन इसके अंदर देखिए इसमें कुछ लिमिट्स जरूर हैं। ध्यान से देखोगे आप, अगर आप इस पॉलिसी को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड आउट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू इट। उसके अंदर लिमिटेशन है। ठीक है, कोई मिनिमम मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस की लिमिट है इसमें। हालांकि कोई नया कोऑपरेटिव है तो उस पर लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कोई पुराना कोऑपरेटिव है तो उस पर लिमिट है। ठीक है, सो आंसर आपको मिल गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज Which one among the following items expenditure received highest allocation in the union budget? हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, पहले भी पूछा है। 2023 वाले में क्वेश्चन देखोगे आप, इकोनॉमिक्स जब मैंने आपसे कराई थी 2023 में था, 22 में था। तो इंटरेस्ट पेमेंट इसका आंसर था। इस साल भी आंसर इसका क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, रिपीटेड है कॉन्सेप्ट, राइट? अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स इज और आर नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट इसमें जो है आंसर ढूंढना है। मैं आपको आंसर वैसे बता देता हूं, आंसर इज बी। सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में मोर देन डबल हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर जो है ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, राइट? इसके अंदर अगर हम देखें देयर आर सर्टेन
थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन अ रॉन्ग फैशन, तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंट एरिया वेयर इंडिया होल्ड्स अ रिलेटिव लार्जर शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, तो ये जो नंबर्स है ये गलत है, ठीक है, दीज नंबर्स आर रॉन्ग। तो यूपीएससी ने आपको यहाँ पे फैक्चुअल ब्लफ के अंदर जो है फंसाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। Which one among the following is not identified as one of the engines of development in Union Budget 2025-26? आगे इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई नहीं किया? इंजन ऑफ ग्रोथ, डबल इंजन सरकार, ठीक है। इसमें से क्या इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं है? टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल अदर पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन इंजन ऑफ ग्रोथ जो है बजट के अंदर तीन को ही मेंशन किया था, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल को उसके अंदर नहीं दिया गया था, ठीक है। अगला चलते हैं। विच स्कीम फोकस, ओके, which scheme focus or which one among the following scheme focus on developing modern infrastructure and optimizing supply chain from farm to retail in Indian agriculture sector? farm to retail की बात कर रहा है, और ये स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, क्योंकि इसके अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं? कोल्ड चेन सप्लाई पे भी काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेस पे भी काम कर रहे हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए। आगे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट द मंथली परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर सर्विसेज? इसमें से कौन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करता है मंथली परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर सर्विसेज इन इंडिया? एचडीएफसी। इसके अंदर एचडीएफसी जो है अलोंग विद सर्विस पीएमआई फॉर इंडिया, उसके साथ जो है ये सारे काम वो करता है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज एसएनपी ग्लोबल सर्विस अलोंग विद एचडीएफसी, ये दोनों मिलके क्या लाते हैं? ये पर्टिकुलर रिपोर्ट लेके आते हैं, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट ब्रॉट बाय एचडीएफसी एंड एसएनपी ग्लोबल इन पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ध्यान से देखो, ये डी स्टेटमेंट जो है G20 बेसिकली क्रिएटेड इन 1999, 2001 नहीं है, यहाँ पे आपसे 2001 लिखा है, लेकिन आंसर है इसका 1999। यहाँ पे यूपीएससी ने अगेन आपसे फैक्चुअल ब्लफ खेला है, ठीक है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे आते हैं। द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस द इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी? आंसर है 2022-23 के अंदर जो है पहली बार सॉवरेन, जो आप देखोगे ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है 2022-23 के बजट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 2025 से 26 के अंदर फिस्कल डेफिसिट कितना था? ध्यान से देखोगे 4.4% था। किसी ने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है या बजट पढ़ा है तो उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है। तो बार बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। आंसर है 4.4%। नेक्स्ट इज द कोड ऑन वेजेस वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? सो कोड ऑन वेजेस जो है 2019 के अंदर ये आपका क्वेश्चन जो है, ये पर्टिकुलर वेजेस वाला जो कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर आया था, तो ये यूपीएससी ने आपसे पूछा है। और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी था, आपको नहीं पता 2020 में आया, 21 में आया, 22 में आया, काफी पुराना करंट अफेयर्स आपसे पूछा है। अगला आता है मैच द फॉलोइंग, आपके सामने है। मैच द फॉलोइंग आपको करना है। दो लिस्ट आपको दी गई है कि ब्रिटिश एक्ट जो थे पार्लियामेंट के और उसके की प्रोविजन क्या थे। ध्यान से देखो, आंसर आपको जरूर इसमें दिख रहा है। आंसर आपका इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। 3421 इज द करेक्ट आंसर। 3421। अगर आप पिट्स इंडिया एक्ट 1974, उस टाइम पे क्या किया गया था? बोर्ड सेटअप किया गया था बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर क्या किया था? टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेडर्स। हालांकि ये सबसे आसान था, इसको आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। बी का 4 आपको अगर यहाँ से मिल गया तो आपको ए और सी के अंदर ही क्या रहती? कंफ्यूजन रहती। तो आंसर यहाँ पे क्या है? वैसे सी है। सी को और देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 आपको पता है इसका आंसर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस रिमूव्ड इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विसेज, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया इसके अंदर? सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? करेक्ट है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टू कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, दैट इज करेक्ट। द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। फाइनेंशियल गवर्नमेंट्स वर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट एंड लेवी टैक्सेस। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज from amongst the following identify the correct option that captures the changes
मेड इन आर्टिकल 74, राइट, क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। हालांकि इसका जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो आपका करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर द प्रेसिडेंशियल एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल एडवाइस इज ऑब्लिगेटरी एंड रीइंफोर्सिंग क्लोज 1 ऑफ 74। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है आपका वो सी है। द प्रेसिडेंट shall exercise his or her function on the advice of the council of minister headed by the prime minister। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उससे रिलेटेड है और 3 स्टेटमेंट आपको दी गई है। आंसर आपका क्या है इसके अंदर? आंसर इज सी 1 एंड 3। इसके अंदर बी जो है ये गलत है। ही कंट्रोल द इशू एंड रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये उसका काम नहीं है, ये कंट्रोल नहीं करता। कीवर्ड यहीं पे आपको दिया गया है और यहीं पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। आगे आते हैं, आपको 4 कमेटी दी गई आपके सामने, बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल एम सिंघवी। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 4321। ठीक है, 4321 इज द करेक्ट आंसर। एल एम सिंघवी जो है, एल एम सिंघवी देखोगे ध्यान से, इट बेसिकली रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ पंचायती राज। एचसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जहां पे एल एम सिंघवी जो है करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे आते हैं। बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट अरेंज द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लगाना है। ठीक है, पहली देखिए, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 2001 के अंदर। एससीओ 2001 के अंदर बनी थी। सार्क कब बनी थी? 1985 के अंदर सार्क बनी थी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर एपैक 1989 के अंदर ये बनी थी। उसके साथ आप देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये कब बनी थी? आशियान जिसको हम बोलते हैं, 1967। तो आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा? 4231, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यूपीएससी इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको इंटरनेशनल जब रिलेशन आप पढ़ोगे तो आपको ईयर जरूर याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आगे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म to compensate greenhouse gas emission by purchasing carbon credit. Who among the following can buy these carbon credit? कौन इसमें से कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है? कंपनी भी खरीद सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी, सिटीजन भी। ऑल द 3 आर करेक्ट। ठीक है, तीनों ही इसके अंदर करेक्ट है। ऑल 3 कैन बाय कार्बन क्रेडिट। ठीक है, आगे आते हैं। Who among the following was the founder of सिक्किम प्रजा मंडल? कौन इसमें से फाउंडर था? ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, काजी लेंडप, डोरजी, कांग्स, सारपा। ठीक है, तो ये इनके फाउंडर थे, सिक्किम प्रजा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट था। आई डू नॉट नो कैसे पूछा था ये क्वेश्चन आपका, जो अभी करंटली 33 क्वेश्चन है। काफी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन जो इस बार अनप्रिडिक्टेबल आए हैं, वी डू नॉट नो क्यों पूछे हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। ओनली हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर कंसीडर एज एन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल इवेंट। कुछ इंटरनेशनल इवेंट आपको दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करनी है, कितनी करेक्ट है कितनी नहीं है। ध्यान से देखो, फर्स्ट गल्फ वॉर वाज रिलेटेड टू द इराक इन्वेजन ऑफ द कुवैत। ठीक है, वैसे आंसर आपका 3 है, इसके अंदर तीनों ही ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, मिखेल गॉर्बाचेव, आपने कॉल ऑफ ड्यूटी पढ़ी होगी, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है गॉर्बाचेव, तो वहां पे इसको दिखाते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर कि वो एस्केप कर रहा है सोवियत यूनियन से, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, बोरिस येल्सिन वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, वो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, WTO वाज सेट अप एज द सक्सेसर टू गैट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, WTO जो है उसने WTO ने रिप्लेस किया था गैट को इन 1995। उसके बाद हम देखते हैं IEEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या करती है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करती है, बिल्कुल ईरान के पीछे जो पड़ी हुई थी एक टाइम पे। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन सी रिपोर्ट निकालता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन सी रिपोर्ट निकालता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भूदान मूवमेंट, कमाल है ये क्वेश्चन आ गया।
ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जब मैं सीएपीएफ हैक डिस्कस कर रहा था, और मैंने आपको बताया था भूदान मूवमेंट कब शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में 1951 के दौरान। और उस क्वेश्चन में लिखा गया था कि पहली भूदान जो है कहाँ पे हुई थी, बिहार के अंदर। वो गलत स्टेटमेंट थी, और मैंने आपको ये बताया था ये आंध्र प्रदेश के अंदर जब शुरू हुई है तो भूदान भी यहीं पे पहला हुआ होगा, 1950 अंदर के अंदर ये शुरू हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे संपत्ति धन और श्रम धन, दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड थे भूदान मूवमेंट के अंदर। हालांकि जो तीनों स्टेटमेंट है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से रिलेटेड चार स्टेटमेंट है, कौन सी इसके अंदर करेक्ट नहीं है? सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोलता है कि इट फैसिलिटेट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का ये काम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का क्या काम है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तीनों काम है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ये तीनों काम है। हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी, डील्स विद डिफेंस पॉलिसी एंड प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज। आंसर इसका क्या है? सी। सी इज नॉट एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इट इज एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि अभी रिसेंटली बनाया गया था, ठीक है, आफ्टर सीडीएस। आगे देखते हैं। विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन। रेन को बुलाने के लिए कौन सा हिंदुस्तानी राग जो है गाया जाता है? वैसे राग मल्हार है, सी इज द राइट आंसर। और इसके अलावा और भी है, मेघ भी जो गाया जाता है। हालांकि इसका आंसर क्या है? राग मल्हार, जो कि बारिश को बुलाने के लिए गाया जाता है, कि हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड, राइट? प्लग्ड फील्ड, दो क्वेश्चन, हाँ 40 देखते हैं पहले। विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक किरतार जुनियाम। कौन है इस पोएट, इस पर्टिकुलर बुक का पोएट कौन है? हु इज द पोएट? आंसर वैसे इसका है बी, भैरवी। भैरवी इसका आंसर है। आंसर इसका क्या है? भैरवी, ठीक है। भैरवी ने ये बुक लिखी थी, किरतार जुनियाम, ठीक है। दैट इज द बुक रिटन बाय भैरवी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग टाउन्स इज एंशिएंट टाउन shows the earliest evidence of plugged field with two set of furrows intersecting at right angles। ध्यान से देखो, ठीक है, intersecting at right angles। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज बी, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से देखो, जो 90 डिग्री एंगल पे फ्यूरोज एट राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो कहाँ पे एविडेंस मिला था? दैट वाज बेसिकली फाउंड इन राखीगढ़ी, वो राखीगढ़ी में मिला था, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, Krishna Devaraya, a king of Vijayanagara, composed a work on statecraft known as अमुक्त मल्यदा, ठीक है, अमुक्त मल्यदा। तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर वो जो है वर्क कंपोज किया था? वो तेलुगु के अंदर किया था, ठीक है। दैट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स रिपोर्टेड द यूज ऑफ सीड ड्रिल on the Karnataka coast? Consider the earlier reference to the device in India, presence of device in India, ठीक है, presence of device in India। आंसर आपका बारबोसा, दुआर्टे बारबोसा। कब किया था ये? हालांकि एक पोर्तुगीज क्रॉनिकलर था, ये कहानियां लिखता था। 1518 के अंदर ये यहाँ पे आया था। एंड ही हैज डिस्क्राइब्ड फार्मर्स नियर द मालाबार कोस्ट एम्प्लॉइंग ए सीड ड्रिल फॉर सोइंग। सो हु वाज दैट पर्सन? दुआर्ते बारबोसा, ठीक है। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सार्सनिक आर्किटेक्चर? सार्सनिक आर्किटेक्चर कौन सा मेन फीचर है सार्सनिक आर्किटेक्चर का? आंसर है वैसे 1 2 4। सी नहीं है, लिंटल एंड बीम नहीं है, सी इसके अंदर आंसर नहीं है। लिंटल एंड बीम इज नॉट द फीचर ऑफ सार्सनिक आर्किटेक्चर, तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया द टर्म विचित्र चिता और चित्रा कारापोली एंड चैत्याकरी रेफर्स टू, ये किस चीज को रेफर्स करते हैं? दिस रेफर्स टू टेम्पल्स। ये सारे जो हैं वर्ड्स, दीज वर्ड्स टेम्पल्स रेफर्स टू टेम्पल्स। ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं ये टेम्पल्स को रेफर करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर? बी है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन sites has yielded evidence of a wash basin in the toilet of a house?
आंसर है आपका धौलावीरा। तो यहाँ पे आप देखोगे धौलावीरा इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस किसके थे, वॉश बेसिन के इन द टॉयलेट ऑफ ए हाउस। तो यहाँ पे वॉश बेसिन जो थे घरों के अंदर टॉयलेट में कहाँ पे मिले थे, हरप्पन साइट मेनली धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा के अंदर ये मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज which among the following British commanders suffered defeat in the famous Battle of Chinhat during the 1857 revolt? कौन से थे वो फेमस कमांडर, हेनरी लॉरेंस, दैट इज द फेमस कमांडर। तो आपका आंसर क्या हो गया इसके अंदर, ए हो गया। आगे आते हैं, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ ओडिशा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट आपके सामने, ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। पहली है अनंत वर्मन और शोड़ा गंगा कंसीडर कंसोलिडेटेड ओडिशा एंड पैट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर, ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी दो है स्टेटमेंट जो है विल फाइंड इट रॉन्ग, क्योंकि कोणार्क सन टेम्पल जो है नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, नरसिम्हा देवा वन ने इसको बनवाया था। दूसरा देखोगे, नरसिम्हा वन इफेक्टिवली चेक्ड द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन प्रोस्पेरिटी इन द किंगडम। देखो ध्यान से, यहाँ पे नो डाउट अबाउट इट, नरसिम्हन वन उस टाइम पे प्रेजेंट थे वहां पे जब एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा है इफेक्टिवली चेक्ड, उन्होंने उनको रिपल्स किया जो भी फॉरेन इन्वेजन होने थे। तो इफेक्टिवली जो कीवर्ड है ना यहाँ पे, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि इफेक्टिवली नहीं, देयर वाज सर्टेन हार्म्स जो कि पहुंचा था वहां पे उस एरिया को। तो थर्ड स्टेटमेंट यू कैन से कि टर्क इन्वर्जन जो वहां पे हुआ था दैट वाज नॉट इफेक्टिवली चेक्ड। अगर आप इसको गलत मार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है, फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 क्वेश्चन के अंदर, ओके 49th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके सामने जो है 4 पेयर दिए गए हैं और इन पेयर्स में आप देखोगे करेक्ट आंसर कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं। हालांकि चारों ही करेक्ट हैं, चारों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑल द फोर्स आर करेक्ट, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। एक सोमदेवा है, एक सोमदेवसूरी है। अगर सोमदेवसूरी जो जैनिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है, अगर वो इससे रिलेटेड है, सोमदेव जो जैनिज्म से ही रिलेटेड थे, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, फोर्थ वाला, ठीक है, यशस्था तिलका चांपू, ठीक है, तो सोमदेवसूरी थे इन्होंने ये लिटरेरी वर्क किया था, ठीक है, अगर ये वही है तो। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लक्ष्मी करना ये आपके सामने किंग है और इनकी कौन कौन सी डायनेस्टी है वो आंसर है। हालांकि इसका जो आंसर है, आंसर इज बी, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, आंसर है 2 और 3। तो दो आपके अंदर इसमें करेक्ट आंसर क्या होंगे, 2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, राइट, लक्ष्मी करना वॉज अ रूलर ऑफ कालाचूरी, ठीक है, सॉरी, हाँ, लक्ष्मी करना कालाचूरी जो डायनेस्टी थी वहां के रूलर थे, पाला के नहीं थे। दूसरा इसके बाद देखोगे यहाँ पे ललिता दियता मुक्ता पैदा, और ये भी गलत है, बिकॉज दैट वाज बिलोंग्स टू कराकोटा लाइन नॉट उत्पला, ठीक है, ये कराकोटा लाइन से बिलोंग करते थे, उत्पला डायनेस्टी से नहीं करते थे, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पूना इन 1926, ठीक है, हालांकि 1926 में नहीं हुई थी, 1920 के अंदर हुई थी। पहली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत। सेकंड इज ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन was formed at Nagpur in 1928 with B.R. Ambedkar as its first elected president. सेकंड भी गलत है क्योंकि 1928 नहीं 1924 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय B.S. मुंजे एट अ बॉम्बे कॉन्फ्रेंस इन 1936। हालांकि 1936 नहीं है ये माय डियर, इट इज 1930। तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है आपकी गलत है, आंसर इज डी, ऑल 3 आर इनकरेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू एंशिएंट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, आंसर क्या है आपका सी, 3 आंसर है आपका, 3 स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है, गलत कौन सी है, सी स्टेटमेंट इज गलत, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आप देखोगे जागेश्वर टेम्पल जो है, जागेश्वर टेम्पल गढ़वाल के अंदर नहीं है, कुमाऊं रीजन के अंदर है। जागेश्वर टेम्पल इज इन कुमाऊं रीजन, देखो यूपीएससी ने आपको यहाँ पे फंसाया, गढ़वाल रीजन के अंदर है, कुमाऊं के अंदर है, तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज इन कुमाऊं रीजन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, नॉट गढ़वाल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज
द इंडेंचर्ड सिस्टम इन टी गार्डन ऑफ असम वाज अबॉलिश्ड इन सी 1938। 1938 के अंदर इंडेंचर्ड सिस्टम तो जो बंधुआ मजदूरी थी के हिसाब से वो असम के अंदर 1938 के अंदर जो है वो खत्म हो गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडो रोमन ट्रेड हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इन टू इंडिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस वन इज ट्रिकी। हालांकि अगर मैं देखूं इसके अंदर दो आंसर हैं, इसके अंदर एक तो ये भी आंसर हो सकता है, आंसर कुड बी सी, ठीक है, 2 and 4 कुड बी द आंसर, प्लिनी एंड डियो क्राइसोस्टॉम ये भी आंसर हो सकता है, और इसके अंदर एक और आंसर हो सकता है प्लिनी एंड स्ट्रैबो, ठीक है, 1 and 2 इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट कुड बी 1 and 2 हो सकता है, इन दोनों में से आंसर है 1 and 2 में, ठीक है। 2 तो पक्का है, प्लिनी तो पक्का है, लेकिन 4 और ए में से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वी हैव सर्च वेरियस रिसोर्सेज, ये मिला नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपने मार्क किया होगा मे बी आपको मिल जाए क्योंकि यूपीएससी अब दो दो आंसर देने लग गया है। आगे देखते हैं 55 विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कटापायदी और प्राणहिता एंड द्रिगनिता सिस्टम एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, केमिस्ट्री, म्यूजिक एंड डांस। हालांकि इट इज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो सारे सिस्टम है ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। आंसर इज ए। 55 का आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखते हैं 56। अब आपके सामने ये क्या है, फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ इनके। इनके आंसर आप जो है याद कर लो, समझ लो क्या क्या इनके आंसर्स आने वाले हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? ए है। आंसर इज ए, 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। फटाक से इसको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इनको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज रीजनिंग का 57 क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। If n is an integer larger than 1, then what is the least value of the integer n plus n raised to power 1 by 2 plus n raised to power 1 by 3? इसका आंसर क्या होगा? Its answer is C, 76, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी? 58 का D, 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज ऑन द सेम लाइन एज द बेसिस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, 2A। आंसर इज 2A। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2A। फटाक से इसको मिला लो, इसको हम सोल्व भी करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं ये काम नहीं करना चाहता। 60 देखते हैं। 60 का आंसर है बी, √2 - 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 60, जो सिलेंड्रिकल वाला क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट देखते हैं। P and Q are 2 points on a highway, 300 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। दो बाइक्स हैं, एक पॉइंट ए पे है, पी पे है और बी पे है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? 61 सी। आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM इन द मॉर्निंग, और मिनट हैंड और ये जो है आर एंड कुछ ना कुछ दिखा रहा है। तो इनके बीच में हमें क्या देखना है? कुछ ना कुछ टाइम इसके अंदर पूछा गया है। तो 62 का आंसर क्या होगा? इसके अंदर सी होने वाला है। 62 का आंसर क्या है? सी, 7 o'clock and 55 मिनट्स, 7:55 हो जाएंगे शाम के, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आने वाला है? 63 का बी, √π/1। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ A by B is equal to 2 and B by C is equal to 3 and C by D is equal to 4 and D by E is equal to 3 and E by F is equal to 2 and F by G is equal to 1.5। तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर जब आप डेटा फीड करोगे तो उसमें आंसर क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। 64 का डी, आंसर इज 120। 120 इसका क्या आएगा? 120 इज द करेक्ट आंसर। 120 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है क्योंकि उन चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था और मुझे सिर्फ आंसर्स बताने थे। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव आइडेंटिकल कैलेंडर्स विद द ईयर 2025। इसमें कौन सा आइडेंटिकल कैलेंडर होगा? 65। आंसर इज डी, 2031 वुड बी द आइडेंटिकल कैलेंडर विद रिस्पेक्ट टू 2025। जो आज 2025 के अंदर है वो 2031 के अंदर रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स A and B are entering a railway platform from opposite direction. The length of the platform is 300 meter and the speed of B is twice or 2 times the speed of A, and the time taken by B to cross the platform is 1/3 of the time taken by A to cross the platform. If the sum of the length of A and B is 500 meter, what is the difference in their lengths? उनके लेंथ्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा? हालांकि इसका आंसर क्या है? 220 मीटर वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है।
आगे आते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 168 इफ देयर एचसीएफ इज 14, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राइट, टू। टू पेयर्स जो होंगे वो पॉसिबल है। नेक्स्ट इज देयर आर फोर बल्ब्स ए बी सी एंड डी इन अ रूम and A glow for 2 minutes, then B goes for 1 minute, and the process continues in this manner. And similarly, B glows for 3 minutes and then goes for 1 minute, and the process continues for similar manner. For C के लिए it is 4 minutes and 1 minute, while for D it is 5 minutes and 1 minute, respectively for glowing and going with off. And when a man enters the rooms and comes out of it, as soon as he completes an hour, what is the maximum number of times that he may face complete darkness in the rooms? आगे देखोगे 68 का आंसर है डी, ठीक है, 1 टाइम। नेक्स्ट इज इफ a raised to power 2x is equal to b raised to power 3y is equal to c raised to power 5z and b minus a raised to power 2c, then which of the following is true? इसमें से कौन सा ट्रू होने वाला है? आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द 10th place of a 3-digit number is thrice the value of the units place. The value at the 100th place is 75% of the value at the units place. How many such numbers are possible? कितने नंबर पॉसिबल है? आंसर होगा आपका बी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इट इज एक्जैक्टली 12 hours डिफरेंट फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेदर ट्रेवलिंग ईस्ट और वेस्ट। हालांकि जो स्टेटमेंट आपकी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी, सेकंड ओनली इज करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। अगर एक पर्सन मूव करता है ईस्टवर्ड ऑन अ ट्यूसडे, सपोज वो आज वहां पे मंगलवार है और वो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, और जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे, तो जैसे ही क्रॉस करते हैं उस तरफ क्या मिलेगा? वेडनेसडे मिलेगा। ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग। देखिए आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको सॉल्ट वेदरिंग से रिलेटेड जो है यू नीड टू कंसीडर इट। पहली स्टेटमेंट है, सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपेंडेड। हालांकि क्वेश्चन जो आपका इट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 72, ये आपका 72 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। और सॉल्ट वेदरिंग से रिलेटेड है, 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है। कि इसमें बोल रहा है कि सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग, हालांकि वो केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। सॉल्ट वेदरिंग जो है फंडामेंटली फिजिकल वेदरिंग होती है, ये केमिकल वेदरिंग नहीं होती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज एज रैपिड मूवमेंट। इसमें से कौन सी जो मूवमेंट है उसको हम रैपिड मूवमेंट में कैटेगराइज करते हैं? क्या क्रीप है, मड फ्लो है, सोलिफ्लेक्शन है, या फिर स्लंप है? हालांकि आंसर इसका सी है, 2 और 4 इज कंसीडर एज अ रैपिड मूवमेंट, उसको हम रैपिड मूवमेंट बोलते हैं। मड फ्लो एंड स्लंप को सोलिफ्लेक्शन एंड क्रीप जो है काफी स्लो मूवमेंट्स है। आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रेटोवोल्केनो इज और आर करेक्ट। पहला है कि स्ट्रेटोवोल्केनो आर टाल स्टीप कॉन्स बिल्ड ऑफ बिल्ड ऑफ लेयर्स ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक एश। देखा, फेल्सिक लावा जो है उसके अंदर हो सकता है कुछ ट्रेसेस उसके अंदर मिल सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। एंड दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली एज फेल्सिक लावा फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनो होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पॉटहोल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक्स बाय द फॉलोइंग स्ट्रीम्स। और बेडरॉक्स जो बनते हैं, ठीक है, मतलब बेडरॉक्स के अंदर जो पॉटहोल्स बनते हैं वो किस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से बनते हैं? वो है एब्रेशन। सो इट इज बेसिकली डन बाय एब्रेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। कौन सी जो ट्रेंच है पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं है? हालांकि इसका जो आंसर है वो 2 और 3 है। 2 और 3 जो है केमन एंड कार्मेडिक, ये दोनों जो है पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। केमन ट्रेंच जो है कैरिबियन सी के अंदर है, और कार्मेडिक ट्रेंच जो है ये न्यूजीलैंड के पास है, ठीक है, न्यूजीलैंड, राइट, इन साउथ पैसिफिक। आगे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, विद रेफरेंस टू नीप टाइड। नीप टाइप से रिलेटेड है, आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको क्या करना है? करेक्ट निकालना है इसमें। सो नॉर्मली देयर इज अ 7-day इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड्स। पहली स्टेटमेंट गलत है, 7 days का नहीं होता, 14 days का होता है, तो 14 to 15 days, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी एंड यू आर बेसिकली रिमेनिंग विद आंसर 2 और 3, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। आगे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू नेशनल वाटरवेज इन इंडिया एंड द एसोसिएटेड रिवर्स
आपके सामने 3 नेशनल वाटरवेज हैं, NH1, NH10, NH100, तीनों ही करेक्ट हैं। NH1 गंगा पे है, NH1 कह रहा हूँ, नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 10 अम्बा रिवर महाराष्ट्र, नेशनल वाटरवेज 100 जो है तापी रिवर के ऊपर है। तीनों ही करेक्ट हैं, ऑल द 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरिया हरियावल लहर, ठीक है, हरियावल लहर। तो किसने ये जो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट? हालांकि दिस स्टेटमेंट जो है, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, 50 मिलियन सैपलिंग्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर आफ्टर द फ्रीडम फाइटर्स, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंस टू रेस्टर डेटा फॉर्मेट? रेस्टर डेटा फॉर्मेट से रिलेटेड आपकी 2 स्टेटमेंट है और आपको पता लगाना है दोनों करेक्ट है नहीं है। हालांकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। रेस्टर डेटा के अंदर एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज कंपैटिबल विद रिमोट सेंसिंग इमेजनरी। आउट ऑफ द ब्लू है, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द ब्लू, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, बट ये आया है, अब आया है तो सोल्व करना है। अब द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइजेस एंड नंबर ऑफ सेल इज एक्सप्रेस एज द रेजोल्यूशन ऑफ द रेस्टर। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंपोनेंट ऑफ जीआईएस सिस्टम? जीआईएस सिस्टम के कंपोनेंट कौन से हैं? हालांकि इसमें आप ध्यान से देखोगे जीआईएस सिस्टम का चारों के चारों जो है पार्ट है डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। सो ऑल 4 आर स्टेटमेंट, सो 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, 4 के 4 जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन भारतमाला प्रोजेक्ट? भारतमाला प्रोजेक्ट जो परियोजना है उसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको पता लगाना है इसके अंदर कौन सी ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है 82। पहली स्टेटमेंट है रोड कनेक्टिविटी to border areas, development of coastal roads, interconnectivity for non-major ports and integration with Sagarmala। चारों स्टेटमेंट ठीक हैं, all the statements are correct, option is D। आगे आते हैं, which one of the following institute was created first? this statement, this question is controversial, I'm not sure इसका आंसर क्या होने वाला है। either it could be IIM Ahmedabad, sometimes when I सर्च इंटरनेट उसमें कई बार पेट्रोलियम दिखा रहा था, कई बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, लेकिन IIM अहमदाबाद 1961 के अंदर बना। IIT दिल्ली जो है 1961 के अंदर तो बनी थी, लेकिन उसको फॉर्मली IIT का स्टेटस जो है 1963 के अंदर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, फिर ये 2003 में बना, ऐसा कुछ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन ये अलग ही है। तो जो आंसर्स हो सकते हैं वो इधर दिस अहमदाबाद और इधर IIT दिल्ली और इधर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन इज नॉट करेक्ट? तो जल जीवन मिशन देखना है आपको कि इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। हालांकि आंसर इसका क्या है, आंसर ए है, ए करेक्ट नहीं है। ये कब लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2019। फैक्चुअल ब्लफ यूपीएससी दोबारा आपके साथ खेला। दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 85, द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? कौन से आइलैंड पे वो सिचुएट करती है? ध्यान से देखो, दिस पर्टिकुलर सिटीज आर सिचुएटेड ऑन क्योशु एंड होन्शु। इस आइलैंड पे जो है लाई करती है। हिरोशिमा लाइज ऑन होन्शु एंड नागासाकी लाई ऑन क्योशु। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी लाइज ऑन व्हाट? दिस। तो आंसर वुड बी आई थिंक ये फिर इस हिसाब से आपको देना चाहिए कि हिरोशिमा वाला पहला आएगा। हिरोशिमा अगर पहला आता है तो आंसर शुड बी होन्शु पहले, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिवली डालना है ना। तो हिरोशिमा जैसे लाइज ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ होन्शु, तो हिरोशिमा जो है होन्शु यहाँ पे हो गया, नागासाकी जो है क्यूशु पे हो गया। तो आंसर कुड बी सी, आंसर सी हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, द स्पिंडल फाइबर इज अटैच टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम? आंसर इसका है ए काइनेटोकोर। आंसर इसका ये हो गया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या है। आपसे पूछे इस बार साइंस में, बट यू शुड बी रेडी, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट इज करेक्ट? सो प्लांट से रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है। हालांकि करेक्ट आंसर जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये? इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंटीपोर्ट, ये एंटीपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोस्टेरिक एंजाइम्स इज करेक्ट? एलोस्टेरिक एंजाइम से रिलेटेड आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एलोस्टेरिक एंजाइम से रिलेटेड आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईच दिस सब यूनिट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स आल्सो कंटेन्स अ रेगुलेटरी साइट इन एडिशन टू द एक्टिव साइट। आगे, आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू? इसमें से कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको कौन सा लगता है? आंसर है सी, जाइलम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स रूट्स एंड शूट्स?
आपको तो ये आता ही होगा, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। डी आंसर है एपिकल मेरिस्टेमम, डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ह्यूमन दिस हार्ट मसल, ह्यूमन हार्ट मसल का कौन सी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है? आंसर इसका क्या है? सी कॉर्नरी आर्टरी। नेक्स्ट इज विच क्लास और विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास डेमोन्स्ट्रेट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सी क्लास डबल सर्कुलेशन करती है मैमल्स में? कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ, कोलेस्ट्रॉल किसका टाइप है? सी लिपिड। आगे देखते हैं, प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट एंड अदर ड्राई हैबिटाट्स आर कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं जो कि रेगिस्तान में उगते हैं? हालांकि आंसर आसान है, ज़ेरोफाइट्स है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्सम इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट फाइंड करना है, आंसर ए है, क्योंकि जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो इट विल लूज मॉलिक्यूल्स एंड बिकम CaSO4 हाफ H2O, यहाँ पे हाफ H2O आएगा, ये लगाना भूल गया यूपीएससी जानबूझ के, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर करेक्ट, कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? आंसर इसका आपका क्या आएगा? आंसर वुड बी सी 2 3 4, ठीक है। सॉरी आंसर वुड बी, यस आंसर वुड बी, देन इट शुड बी डी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है डी, 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट्स कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है बताइए? हु कैन डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल? इसका आंसर है 98, आंसर वुड बी 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको इसमें से नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आपको नॉट करेक्ट मैं बता दूं कि द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इन सनलाइट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? फर्स्ट ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं, इसमें HCl रिलीज होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जब इसको आप रिएक्ट कराओगे तो इसमें HCl रिलीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ए इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी नहीं है? डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन इज सी। मैच द फॉलोइंग आपको करने हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आपको मैच करने हैं। हालांकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 4 1 2, ऑप्शन इज बी, 3 4 1 2। यहाँ पे नाइट्रोलियम जो है वो CaNCN होता है, अमोनियम नाइट्रेट क्या है? NH4NO3, यूरिया क्या है? CONH2, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? इट इज KNO3। ये तो मुझे पता था, पोटेशियम नाइट्रेट एंड यूरिया पे हम खेल सकते थे, तो आंसर क्या है आपका? बी है। आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड्स वाज नॉट गिवन बाय डॉबरनियर, ध्यान से देखो, इसका आंसर जो है वो 2 ऑप्शन इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, सी एंड डी कुड बी द आंसर, सी और डी जो है वो आंसर हो सकता है, सी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सी एंड डी कुड बी बोथ आंसर, अगर आपने दोनों लगाए हैं तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना सी एंड डी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? सी इज मोर अप्रोप्रिएट, डी भी आंसर हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आगे आते हैं, द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सोइल टू फॉर्म प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल एंड बैक अगेन इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो नाइट्रोजन साइकिल होती है। और द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होती है, तो ये गलत है। यूरिया इज सिंथेटिकली मेड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 2 हो गया, सिर्फ 2 आपका क्या है? गलत है, इसके अंदर आपको गलत इसके अंदर ढूंढना था, ऑप्शन इज C2 ओनली। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग आपको करनी है, आपको एक साइड तो रिएक्शन दे रखी है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रखी है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग का आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आंसर आएगा ए 1 3 4 2। पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट। दूसरी जो है वो आपकी, सॉरी पहली जो है वो आपकी कंबशन है, सेकंड जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, और फोर्थ जो है उसके अंदर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो आंसर आपका ए हो गया। आगे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोटेशियम कार्बोनेट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। क्या लगता है आपको, क्या पोटेशियम कार्बोनेट जो है साल्ट है एक वीक एसिड और वीक बेस का? ये गलत है, ठीक है। पोटेशियम जो कार्बोनेट होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। सो स्टेटमेंट वन क्या है? गलत है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी की 2 स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अमोनिया नाइट्रेट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम एसीटेट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। ये क्लास 11 एनसीईआरटी चल रही है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस फिजिक्स इज प्राइमरली यूज्ड इन सोनोग्राफी अ मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है, ये प्रिंसिपल जो है सोनोग्राफी के अंदर यूज होता है? डॉपलर इफेक्ट इसके अंदर यूज होता है, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज, विच लॉज
और विच अमंग द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, गोस लॉ ये बोलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द लार्जर एरिया अंडर हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपिक्ट्स, ये क्लास 12th 11th पूछी जा रही है फिजिक्स में, आपको बता दूं, ठीक है, ऑन अ डिफिकल्ट साइड। हालांकि ऑप्शन है इसका सी, एक्सटेंट ऑफ अ लेगिंग। नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन, कमाल है, ये भी पूछ लिया आपसे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि ये स्टेट पीसीएस में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज when sunlight or white light falls on a triangular glass prism, a band of colors called a spectrum is obtained. Which among the following represent this effective appropriately? इसका आंसर क्या होगा? dispersion is the answer. Next is which among the following statement related to human eye is correct? कौन सी इससे related जो है human eye से related statement correct है? आंसर है C. For a person suffering from long sight defect, the image of near object is focused behind the retina. ये बिल्कुल correct है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस इज 40 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन बाय द हीटिंग डिवाइस इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए, 7 एम्स्ट्रॉन, ठीक है, 7 एम्पियर, सॉरी एम्स्ट्रॉन बोला, 7 एम्पियर। नेक्स्ट इज अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से ए is going from north to south, and on the other hand a beam of negatively charged particles say B is going from south to north. Which of the following is or in this respect is correct? इसमें से कौन सा ठीक होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हालांकि आंसर क्या होगा? B is deflected downward is the correct answer. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग आपके सामने आया है, एक तरफ आपको डिवाइसेस दिए हैं, दूसरी तरफ उससे पूछा कि कौन सा फिनोमेना वो प्ले करते हैं। तो आंसर क्या है? 3412 सी इज द करेक्ट आंसर। पेरिस्कोप क्या काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। और लाइटनिंग कंडक्टर क्या काम करेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मोफ्लास्क में अंदर आप देखोगे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन काम करता है। और लेवर्स में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। आगे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करनी है। हालांकि करेक्ट इसके अंदर क्या है? सी, 3 ओनली। रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी से पूछा है। बाकी दो ऑप्शन देखिए, इसमें जो पूछा है आपस में कॉन्सेप्ट को, सिमिलर कॉन्सेप्ट को एक्सचेंज करके पूछ लिया। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कर लेता, जब मैंने आपसे CPF ऐप डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन इज डिफाइंड एज बल्क मॉडुलस। वो बल्क मॉडुलस नहीं, यंग मॉडुलस होता है। सेकंड स्टेटमेंट में द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। वो उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं, यंग मॉडुलस नहीं। तो आपको पता लग गया, दोनों आपस में जो है कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कर लिए, सिमिलर कॉन्सेप्ट बट यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, 3 ओनली। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है इसके अंदर? हालांकि जो आंसर है आपका, इट इज फोर्जान। डी इज द करेक्ट आंसर। ये कब आई थी? 1957 के अंदर। आगे आते हैं, 117 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आंसर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, सी। अगला है, विच इज द करेक्ट टर्म यूज फॉर अ सेट ऑफ वायर्स यूज टू कनेक्ट डिफरेंट इंटरनल component of the computer system for the purpose of transferring data as well as address amongst them? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट इज डी, बस। आगे आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्मॉल मेमोरी, लेस एक्सपेंसिव मेमोरी, फास्ट मेमोरी। आपको देखना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैश मेमोरी के, ठीक है। हालांकि इसका आंसर क्या है? 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 GB इन बाइनरी सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू। किसके इक्विवेलेंट होता है 1 GB? इट इज इक्विवेलेंट टू 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट है, सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। किससे इन्फ्लुएंस करता है वो? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस। तो ऑप्शन डी हो गया इसका। लास्ट है, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? वेटलैंड। आसान है, सी आंसर है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPCC। IPCC से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ ली, हालांकि IPCC से रिलेटेड है। बोलता है कि IPCC एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि साइंस रिलेटेड जो है क्लाइमेट चेंज को जो है वो क्या करता है? स्टडी करता है, एसेस करता है, ठीक है। इट वॉज सेटअप इन ईयर 1988 बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन इज सी।
आगे देखते हैं इंडिया का की क्लाइमेट टारगेट, हालांकि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका लेकिन फिर भी पूछा है। इंडिया की क्लाइमेट टारगेट क्या है? हमें रिड्यूस करना है अपनी कार्बन एमिशन को बाय 33% टू 35%, राइट, एमिशंस इंटेंसिटी बाय 2030, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्या है 2005। इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट तक इंक्रीज करना, ये भी ठीक है। उसके बाद अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070, ये भी ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ठीक है। ये सारी आपकी आंसर्स की थी, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ वेबिनार दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट, कि इस चीज़ों से आप क्या समझे हो? पेपर आपने देखा CPF 2025 का, तो इसके बेसिस पे आपको कैसे प्लान करना चाहिए, अगर वो स्ट्रेटेजी जाननी है आपको, आपको पेपर 1 के कौन से एरियाज पे अब ज़्यादा फोकस करना है, पेपर 2 आपको कैसे हैंडल करना है, इफ़ यू वांट टू नो दोज थिंग्स, ये पेक्यूलियर थिंग्स अगर आपको जाननी है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम आ रहे हैं, अ टेंटेटिव डेट इज 10th of August, 10 अगस्त को हम आ रहे हैं, राइट, टेंटेटिव डेट है, तो 10 अगस्त को हम आ रहे हैं। 10 अगस्त को वी विल कंडक्ट अ लाइव वेबिनार इन विच वी विल डिस्कस पेपर 1 और 2 ऑफ CAPF 2025, उसके बेसिस पे आपका CAPF 2026 का गेम प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट। जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो टेंटेटिव डेट है 10 अगस्त, वो आगे पीछे भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, तो उस टाइम पे आप जो है तैयार रहना, ठीक है। दैट इज ऑल। कुछ चीज़ें ना समझ में आई तो कमेंट करना, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँ।